नेक्स्ट है हमारा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें जो टर्मिनल कॉमन रखते हैं वो हमारा होता है इमीटर। प्रीवियस केस में हमने देखा था बेस टर्मिनल को कॉमन करके हमने ट्रांजिस्टर का डायग्राम बनाया था। तो यहाँ पर देख लीजिए ये वाला सर्किट डायग्राम है, ये एनपीएन का है और एक पीएनपी का है। सो ये है टर्मिनल हमारा कलेक्टर, और ये टर्मिनल है हमारा इमीटर, और यहाँ पर है हमारा बेस टर्मिनल। सो जो इमीटर टर्मिनल है वो आप देख पा रहे हो कि वो ग्राउंड किया हुआ है। ऑल्सो इट इज कॉमन टू बेस एंड कलेक्टर जंक्शन। तो दोनों के अंदर इमीटर को ग्राउंड किया है, यहाँ पर भी इमीटर को अपन ने ग्राउंड किया है पीएनपी के अंदर। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर टर्मिनल कौन कौन से होंगे, इनपुट और आउटपुट। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे इनपुट टर्मिनल माना जाएगा बेस टर्मिनल, और आउटपुट टर्मिनल माना जाएगा कलेक्टर टर्मिनल, बिकॉज इमीटर जो है वो कॉमन है तो वो ग्राउंड कर रखा है हमने। साथ ही साथ में इनपुट करंट और आउटपुट करंट देख लेते हैं कौन कौन सी होगी। सो इनपुट करंट हमारी होगी आईबी, और आउटपुट करंट हमारी होगी आईसी। इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज देख लेते हैं। सो इनपुट वोल्टेज हमारा क्या होगा, ये देखो बी और ई के बीच में ये जंक्शन हमारा कौन सा होगा, इनपुट, और ये हमारा कौन सा लूप है, आउटपुट। तो इनपुट में कौन कौन से टर्मिनल आ गए, बी और ई। तो हमारे इस बार हो जाएगा वी बी ई। आप इसे चाहे तो ईबी भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने साइन कन्वेंशन वाले लेक्चर में आपको बता रखा है कि साइन कन्वेंशन इनका पॉजिटिव और नेगेटिव होना हम कैसे डिसाइड करते हैं, कि जो फर्स्ट टर्मिनल सब्सक्रिप्शन में जो अपन पहला टर्मिनल लिखते हैं वो अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो तो उसे अपन क्या लेते हैं, पॉजिटिव। पर यहाँ पर अपन केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। सो आप साइन के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वैसे भी एनपीएन और पीएनपी में साइन ऑपोजिट नेचर के होते हैं। अब हम बात करते हैं आउटपुट वोल्टेज की। तो आउटपुट वोल्टेज कौन सा होगा, जो आउटपुट लूप में है। आउटपुट लूप में हमारे पास यहाँ पर अपन को यहाँ पर वोल्टेज मिलना चाहिए। सो ये आउटपुट वोल्टेज अपन को मिलेगा इस जगह। तो वो सी और ई के बीच में मिल रहा है, तो हमारा सी ई हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज। तो सबसे पहले तो ये आपको नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए कि इनपुट करंट, आउटपुट करंट, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इसकी वर्किंग। सो वर्किंग कॉमन है। पहले साइन, ये साइन कन्वेंशन देखो कि करंट कैसे जा रही है। तो अगर एनपीएन की बात करें तो एनपीएन पे जैसा कि मैंने बताया था कि सी जो होता है वो है एन, बी जो है वो है पी, और ई वापस क्या हो जाएगा, एन। तो एन पी एन, क्योंकि कलेक्टर हमेशा एन टाइप से बना हुआ होगा, इमीटर भी एन टाइप से बना हुआ होगा, और बेस हमारा पी टाइप से बना हुआ होगा। तो करंट की डायरेक्शन हमेशा कौन से होती है, पी से एन की तरफ ली जाती है करंट की डायरेक्शन। और पी हमारा क्या है, बी, और एन हमारा क्या है, ई। और मैंने कहा था कि जो एरो होता है वो हमेशा इमीटर और बेस के बीच में ही लगाते हैं, कलेक्टर के बीच में नहीं लगाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डोपिंग इमीटर में होती है। तो जो मेजर करंट फ्लो होती है वो इमीटर के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आती है। इस वजह से यहाँ पर करंट की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, बी से ई की तरफ। तो एनपीएन में देखें आप, तो एनपीएन में जो एरो बनाया हुआ है वो बी से ई की तरफ है, बेस टू इमीटर बनाया हुआ है। तो ये इस हिसाब से हमें आईसी और आईबी की डायरेक्शन मिल जाएगी, क्योंकि हम देख चुके हैं कि आईई की वैल्यू क्या होती है, आईबी प्लस आईसी के इक्वल होती है। सो अगर आईई की डायरेक्शन नीचे है तो डेफिनेटली आईसी की डायरेक्शन अंदर की तरफ जाएगी जंक्शन में, और आईबी भी अंदर की तरफ जाएगा जंक्शन में। और पीएनपी की बात करें तो ये सारी जो जितनी भी क्वांटिटीज हमने यहाँ पर डिनोट की है, ये सब हमारी क्या हो जाएगी, साइन कन्वेंशन इनका उलट जाएगा। ठीक है। सो पीएनपी का अपन नहीं लेके चल रहे हैं, फिलहाल अपन एनपीएन को ही डिस्कस कर रहे हैं। ये जंक्शन यहाँ पे वीबीई हो जाएगा। सो पीएनपी में सब कुछ उल्टा हो जाएगा। अब इनके ग्राफ देखते हैं, इनपुट और आउटपुट ग्राफ। तो ये आप देखिए एक बार इनपुट और आउटपुट ग्राफ। तो मैंने बताया है कि इनपुट ग्राफ किस किस के बीच में बनता है, इनपुट करंट और इनपुट पोटेंशियल। अब पोटेंशियल कौन सा लिया है, वीबीई। करंट कौन सी ली है, आईबी। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, ऊपर देखो ये इनपुट करंट है हमारी आईबी, और ये इनपुट वोल्टेज है वीबीई। तो इन दोनों के बीच में खींचा गया ग्राफ जो होगा वो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ कहलाता है ट्रांजिस्टर के लिए। ग्राफ का शेप ऐसा इसलिए आया है क्योंकि हमें पता है कि ट्रांजिस्टर के अंदर दो डायोड बनते हैं। यहाँ पर देखो इस कंडीशन में अगर इसका ग्राफ अपन डायग्राम प्लॉट करते हैं तो ये कैसे डायोड जैसा दिखेगा, ऊपर कलेक्टर है सबसे ऊपर, तो वो हो जाएगा एन, फिर बीच में बेस है, फिर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा इमीटर। ये इमीटर हो गया, ये बेस हो गया, और ये कलेक्टर हो गया। तो डायोड कैसे कैसे बन रहे हैं यहाँ पे, ये देखो एन पार्ट है तो एन को लाइन से ड्रॉ करते हैं, फिर ये पी से कनेक्टेड है, पी को ट्राइंगल से डिनोट करते हैं। सेकंड टाइप के डायोड में फिर यहाँ पर पी है तो पी को अपन ट्राइंगल से डिनोट करेंगे, फिर एन आया तो इसको एन से डिनोट करेंगे। तो ये बैक टू बैक डायोड है। अब हम जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, क्योंकि वो इनपुट लूप के लिए कर रहे हैं, यानी इनपुट करंट बी आई बी हो जाएगा, और पोटेंशियल कौन सा होगा, बी और ई के बीच का। यानी हम किस डायोड का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, इस डायोड का। और ये डायोड कैसा है, फॉरवर्ड बायस रखा जाता है, क्योंकि ये इनपुट वाला डायोड है, और ये आउटपुट वाले लूप का डायोड है, इसको हम क्या रखते हैं, रिवर्स बायस रखते हैं, जैसे कि हमने बेस में किया था। एक्टिव रीजन के लिए अपन क्या करते थे, इस तरह से अपन बनाते थे, एन
PN कॉमन बेस का था ये वाला, तो इसको अपन क्या रखते थे, फॉरवर्ड बायस, और ये वाला डायोड क्या होता था, रिवर्स बायस। ठीक है, यानी कि इमीटर और जो बेस के बीच का डायोड होता है उसको फॉरवर्ड रखा जाता है। तो इमीटर और बेस का डायोड इस कंडीशन में ये वाला है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस का जो करंट और वोल्टेज का ग्राफ आता है वो इस तरह से आता है, ये मैंने PN जंक्शन डायोड इक्वेशन में भी बताया है, और प्रीवियस लेक्चर जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का था उसमें भी मैंने बताया कि ग्राफ हमेशा एक्सपोनेंशियली आता है। यहाँ से यहाँ तक हमें कोई करंट नहीं मिलती है, उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया था कि इतना जो वोल्टेज होता है वो डिप्लीशन लेयर को ओवरकम करने के काम में आ जाता है, और जैसे ही डिप्लीशन लेयर खत्म होती है उसके बाद करंट का फ्लो होना स्टार्ट होता है। तो करंट हमें एक मिनिमम रेंज तक नहीं मिलती है, उसके बाद हमें एक्सपोनेंशियली मिलती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, VCE की अलग-अलग कांस्टेंट वैल्यूज़ के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, यानी कि जो इनपुट ग्राफ है जब पूछा जाए कि वो कैसे ड्रॉ किया जाएगा, तो आपको ये बताना है कि VCE को कांस्टेंट रखते हुए इनपुट करंट एंड इनपुट पोटेंशियल के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है उसे हम कहते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक या फिर निवेशी अभिलाक्षणिक। पर यहाँ पर जो चीज़ चेंजेस हो रहे हैं वो बेस कॉन्फ़िगरेशन से थोड़े अपोजिट है। तो आप देखिए, VCE की वैल्यू 2 वोल्ट है, 6 वोल्ट है और 10 वोल्ट है। तो इसकी वैल्यू जब हम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो बेस करंट जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। कैसे? एक पर्टिकुलर VBE की बात करते हैं। सपोज़ हमने VBE को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है? एक VBE की कांस्टेंट वैल्यू लेके चलते हैं। तो सीधी यहाँ पर IB की वैल्यू सपोज़ करो यहाँ पर ये है, ठीक है? और हम क्या करते हैं, VBE को कांस्टेंट रखते हैं। तो कांस्टेंट रखते हुए अगर तीनों को VCE की तीनों वैल्यूज़ पर अपन देखते हैं, सो यहाँ पर एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ करनी थी जो तीनों को कट करती है। तो सपोज़ करो यहाँ से एक लाइन अपन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ओके, एक सीधी लाइन में ड्रॉ करी है जो कि VBE की कांस्टेंट वैल्यू के लिए है। ओके, 1 मिनट में थोड़ा-सा इसको इरेज़ करके फिर एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, अगर एक वर्टिकल लाइन सपोज़ ये जो P पॉइंट है यहीं से देख लेते हैं अपन, है ना? ये लाइन देखो, इस लाइन को ध्यान से आप देखो, ये कहाँ-कहाँ पर कट हो रही है, 60 पे कट हो रही है सपोज़, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 60 मिल रही है, और यही ब्लू कलर की लाइन दूसरे वाले ग्राफ को कहाँ कट कर रही है, इस पॉइंट पे, सपोज़ ये वाली लाइन है हमें 40, ठीक है? इसका क्या मतलब है, दोनों के करस्पॉन्डिंग VBE सेम है, ठीक है? इसको अच्छे से समझिएगा, दोनों के करस्पॉन्डिंग VBE सेम है, और VCE की वैल्यू जब 60 करंट मिल रही है तो VCE आपके पास कितना है, 6 वोल्ट है, और जब 40 करंट मिल रही है तो VCE आपके पास कितना है, 10 वोल्ट है। इसका क्या मतलब है, VCE को हमने जब इंक्रीज किया, 6 से हम 10 वोल्ट लेके आ गए, तो जो IB है वो 60 से 40 चली गई। इट मीन्स IB की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ऐसा क्यों? ये क्यों हो रहा है कि VBE की वैल्यू सेम रखी है तो VCE इंक्रीज होने से IB डिक्रीज हो जाए। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखें मेरा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, तो ऐसा नहीं हो रहा था। वहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू जब इंक्रीज होते जा रही थी तो करंट इंक्रीज ही हो रही थी, और उसका रीज़न भी मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था। बट यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका रीज़न समझते हैं, देखो। सो ये यहाँ पर अपने पास कॉन्फ़िगरेशन है, ये 2 डायोड हैं जो इस तरह से कनेक्टेड हैं। आपको पता है कि ये फॉरवर्ड बायस में है और ये रिवर्स बायस में है, ठीक है? VCE की वैल्यू जो है, यानी कि ये C है, ये B है और ये E है। तो देखो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सपोज़ उसको अपन रिप्रेज़ेंट करते हैं VBE से, क्योंकि वो B और E के बीच में है। इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे अपन रिप्रेज़ेंट करते हैं VCB के लिए, क्योंकि वो C और B के बीच में है, और C से लेके E तक का जो पोटेंशियल है उसे अपन रिप्रेज़ेंट करते हैं VCE से। तो आप किरचॉफ लॉ से भी देखें तो जो VCE है, C और E के बीच का जो पोटेंशियल है वो टोटल किसके इक्वल बराबर होगा, C और B और E के। इट मीन्स VCE इज इक्वल्स टू VCB प्लस VBE। नाउ VBE हमको कांस्टेंट रखना है, क्योंकि ग्राफ में देखो अपन को क्या रखना है, ये रहा VBE सेम रखना है। तो VBE को सेम अगर अपन रखते हैं तो इस वाली इक्वेशन से देखो, हाँ, VBE को अगर सेम रख दिया, इसको अपन ने सेम रख दिया, और VCE को अगर अपन इंक्रीज करते हैं, इसको इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, VCB भी इंक्रीज हो जाएगा। VCB का मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कौन से डायोड का पोटेंशियल आप इंक्रीज कर रहे हो, डायोड D2 का आप इंक्रीज कर रहे हो, क्योंकि D2 का ये टर्मिनल है B और ये टर्मिनल है C। तो D2 का पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और D2 कैसी अवस्था में है, रिवर्स बायस में है। तो ये रिवर्स बायस क्या हो जाएगा, और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। तो वापस उस पिक्चर के अंदर देखना कि अगर रिवर्स बायस बढ़ जाता है तो होगा क्या।
ये यहाँ पर रिवर्स बायस बढ़ रहा आपका, है ना, ये डायोड जो है उसका रिवर्स बायस इंक्रीज हो गया। तो रिवर्स बायस इंक्रीज होगा तो इस जगह जो अवक्षय परत बन रही थी, डिप्लीशन लेयर बन रही थी, वो क्या हो जाएगी, और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। सो जब D2 का रिवर्स बायस इंक्रीज होता है तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर बढ़ी तो ये जो बीच का पी वाला पार्ट है, कौन सा, बेस रीजन, बेस रीजन कौन सा हमारा, पी पार्ट का है। तो जो डिप्लीशन लेयर की मोटाई बढ़ती जाएगी तो ये किसके अंदर घुसने लग जाएगी, ये बेस के अंदर एंटर होने लग जाएगी। तो बेस का तो एरिया वैसे ही हमारे पास बहुत कम होता है, और उसमें भी अगर डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगी, डिप्लीशन लेयर जहां पर होती है आपको पता है वहां पर हमें करंट नहीं मिलती है, डिप्लीशन लेयर के अंदर कोई करंट नहीं होती है। तो यहाँ पर जो डिप्लीशन लेयर है वो ज्यादा किस में एंटर करने लग जाएगी, बेस के एरिया के अंदर घुसने लग जाएगी, जिससे कि विड्थ ऑफ बेस रीजन क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। और बेस करंट जो हमें मिलती है वो कहाँ पर मिलती है, बेस रीजन में मिलती है। तो बेस रीजन की विड्थ कम होने की वजह से उसका एरिया दिखाई नहीं देगा और हमें आईबी करंट क्या मिलने लग जाएगी, कम मिलने लग जाएगी। तो हम वापस चलते हैं कि ये चीज कैसे हुई थी। ये ही चीज स्टार्ट हुई थी जब हमने VCE को इंक्रीज किया, तो VCE बढ़ा तो VCB बढ़ा, और VCB बढ़ा तो डायोड D2 पे रिवर्स बायस बढ़ा, जिससे डिप्लीशन लेयर बढ़ी, जिससे कि बेस रीजन की हाइट कम हुई और उससे आईबी करंट कम हो गई। तो ये कारण है यहाँ पे इसके बढ़ने के साथ आईबी करंट के डिक्रीज होने का। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट ग्राफ को समझने के लिए थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन करनी होगी, तो वो समझते हैं सबसे पहले इस कंडीशन में करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या होता है। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो होता है वो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट होता है। प्रीवियस केस में हमने देखा था कि आउटपुट करंट हमारी IC थी, इनपुट करंट हमारी IE थी, और इसको हमने नाम दिया था अल्फा DC का। यहाँ अपन करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर को बीटा DC से रिप्रेजेंट करेंगे। आउटपुट करंट है हमारी IC और इनपुट करंट है हमारी IB, और हम उस वक्त आउटपुट पोटेंशियल को कांस्टेंट रखते हैं, तो VCE हमने कांस्टेंट रख दिया। अगर DC सिंबल में बात करेंगे तो ऐसे लिखना है, AC सिंबल में बात करेंगे तो चेंज इन क्वांटिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बीटा और अल्फा में रिलेशन निकालते हैं, तो हम जानते हैं IE इज इक्वल टू क्या होता है, IB प्लस IC होता है। पूरी इक्वेशन को C से डिवाइड कर दो तो ये मिल जाएगा हमें। नाउ वी नो दिस इज 1 अपॉन अल्फा, और ये हमने अभी अभी ऊपर देखा कि 1 अपॉन बीटा है, और यहाँ से हमें अल्फा और बीटा दोनों की ही वैल्यूज मिल जाएगी। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करके बीटा निकालते हैं तो हमें ये मिलेगा, अगर अल्फा निकालते हैं तो हमें ये मिलेगा। अल्फा की वैल्यू मैंने प्रीवियस केस में बताई थी कि लगभग 0.95 से लेके 0.99 तक होती है। तो सपोज किसी टाइम पे अगर अल्फा की वैल्यू 0.98 है और वो वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो हमें बीटा की वैल्यू मिलती है ऑलमोस्ट 49, यानी कि बीटा DC को लगभग अपन कितना मान सकते हैं, 50 मान सकते हैं। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि 50 मानने का मतलब क्या है। 50 मानने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखो, अगर IB की वैल्यू कुछ भी हम रखते हैं तो IC की वैल्यू क्या होगी, मिलेगी हमें उसका 50 गुना ज्यादा बढ़ के मिलेगा। नाउ दिस इज अवर इनपुट करंट एंड दिस इज अवर आउटपुट करंट। इसका मतलब इनपुट पे जो भी हम करंट देंगे उसका 50 गुना ज्यादा होके हमें क्या मिलेगा, आउटपुट पे। तो करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, यानी करंट का क्या हो रहा है, एम्प्लीफिकेशन काफी अच्छा हो रहा है। इस वजह से ये जो इमीटर है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसको एज एन एम्पलीफायर यूज करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि ट्रांजिस्टर का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसे एज एन एम्पलीफायर यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका कॉमन इमीटर, क्योंकि कॉमन इमीटर में जो इनपुट करंट देते हैं उसका 50 टाइम्स होके हमें आउटपुट पे मिलता है। तो अच्छा खासा एम्पलीफिकेशन होता है। अब यहाँ पर एग्जाम में ये जो मैग्नीट्यूड गिवन है ग्राफ के, ये मैग्नीट्यूड पे मत जाइए, बस ये जो रेंज है वो देखो। जो ये इनपुट करंट है, ये इनपुट करंट हमारे पास माइक्रो एम्पियर में है, जबकि आउटपुट हमें मिली एम्पियर में मिल रही है, क्योंकि आपने देखा है कि वो एम्पलीफाई बहुत अच्छा करता है। तो एम्पलीफाई बहुत अच्छा करने की वजह से यहाँ पे ऑल्दो ये मैग्नीट्यूड जो है ये थोड़े से इसमें गलत लिखे हुए हैं ग्राफ में, बट आप एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल समझ लो कि फॉर एग्जाम्पल IB हमारे पास विच इज इनपुट करंट 10 माइक्रो एम्पियर है, ठीक है। तो 10 माइक्रो एम्पियर हम जानते हैं कितना हो जाता है, 10⁻⁻5 एम्पियर, ठीक है। या फिर अगर ठीक है, तो हमें IC कितना मिल जाएगा, बीटा टाइम्स IB मिलेगा। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10 माइक्रो एम्पियर, तो ये हमको कितना मिल जाएगा, 500 माइक्रो एम्पियर, विच इज 500 इंटू 10⁻⁻6, विच इज 5 इंटू 10⁻⁻3। इट मीन्स 5 मिली एम्पियर।
इसका मतलब समझ सकते हैं आप? इसका मतलब जब हम माइक्रो एम्पियर में करंट देते हैं तो हमको जो आउटपुट करंट मिलती है वो किसमें मिलती है? मिली एम्पियर में हमको करंट यहाँ पर मिलती है। सो यही यही चीज़ का अपन ने यहाँ पर यूज़ किया है कि जो ग्राफ प्लॉट है उसमें हमने इनपुट करंट को माइक्रो एम्पियर में लिया है, जबकि आउटपुट करंट को हमने मिली एम्पियर में लिया है। नाउ एग्ज़ैक्टली तो ऐसे ये मैग्नीट्यूड नहीं मिलेंगे, क्योंकि अपन ने देखा है अभी 10 माइक्रो एम्पियर पे अपन को 5 मिली एम्पियर मिल रहा था, जबकि यहाँ पर अलग गिवन है। आई थिंक हमको 5 मिली एम्पियर ही मिल रहा है क्या? ये 10 माइक्रो एम्पियर है, ये 50 है, देन हमें 500 माइक्रो एम्पियर मिला है, देन -6। अच्छा, यहाँ पे -4 होना चाहिए, राइट राइट राइट। ये हमें -4 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे 0.5 मिल जाएगा, बट एटलीस्ट वो मिली एम्पियर की रेंज में हमको मिल रहा है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ये बस ये मैग्नीट्यूड अलग दे रखे हैं, बट आपको यही समझना है कि क्यों? क्योंकि अगर आप कॉमन बेस में देखो तो हमें यहाँ पर भी करंट मिली एम्पियर में मिल रही थी और यहाँ पर भी करंट मिली एम्पियर में, तो उसमें ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन नहीं हो रहा था। यहाँ पर माइक्रो को मिली में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो अच्छा खासा एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। अगेन जो ये रीजन है, इसको 3 रीजन में डिवाइड किया गया है: एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन एंड सैचुरेशन रीजन। अब इन तीनों की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल प्रीवियस केस जैसी ही है कि कट ऑफ में दोनों डायोड रिवर्स बायस में हो जाते हैं, एक्टिव में एक फॉरवर्ड एक रिवर्स होता है, और सैचुरेशन में दोनों ही फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं। लेकिन जो फर्क है वो दो चीजों का डिफरेंस है यहाँ पे। एक तो कि जो प्रीवियस ग्राफ था उसमें ये जो लाइंस मिल रही थी, ये सारी की सारी लाइन कैसे थी? ये बिल्कुल इस एक्सिस के पैरेलल थी। अगर आपने नोट किया हो, यहाँ पर वो एग्जैक्ट पैरेलल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो आईसी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वीसीई पे डिपेंड कर रहा है। तो पहले इसको समझते हैं कि जो आईसी है वो वीसीई पर क्यों डिपेंड कर रहा है। सो यहाँ पर देख लेते हैं इस चीज को समझने के लिए कि आईसी जो है, अच्छा वो बढ़ भी रहा है, जैसे जैसे वीसीई इंक्रीज हो रहा है आईसी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर ग्राफ में आप देखें तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि ये देखो, इस वाले ग्राफ को देखो, इस वाले ग्राफ को सपोज देखते हैं तो ये ग्राफ इंक्रीजिंग मिल रहा है, यानी कि वीसीई को जब अपन बढ़ा रहे हैं तो आईसी की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इसका रीजन यहीं पर क्लियर है। देखो, जब अपन वीसीई को बढ़ाते हैं तो हमारा जो डायोड है उसका रिवर्स बायस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और वीसीई को बढ़ाने से हमें आईबी करंट क्या मिल रही थी? आईबी करंट क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी। इसका मतलब है वीसीई को बढ़ाने से आईबी करंट डिक्रीज हो रही है। तो वीसीई को अगर अपन बढ़ाते हैं तो आईबी करंट हमारी होती है डिक्रीज, और हम जानते हैं कि आईई की वैल्यू किसके बराबर होती है? आईसी प्लस आईबी। तो अगर किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू जो कि आईई ही है, उसके लिए इन दोनों का टोटल हमें सेम आईई के बराबर मिलना चाहिए। अब किसी वजह से अगर आईबी की वैल्यू कम हो जाती है तो इस टर्म को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए आपको आईसी को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जब आपने वीसीई बढ़ाया तो आईबी कम हुआ, और आईबी के कम होने से आईसी बढ़ गया, तो इनडायरेक्टली हमें वीसीई को बढ़ाने से आईसी की वैल्यू इंक्रीज होती हुई दिख रही है। इसीलिए जो ग्राफ है वो पूरा पैरेलल नहीं आता है। देखो, इसीलिए जो ग्राफ है वो पूरा पैरेलल नहीं आया है। जैसे जैसे वीसीई को बढ़ाते हैं आईसीई की वैल्यू इंक्रीज होती हुई हमें यहाँ पर मिल रही है। तो एक रीजन तो ये क्लियर हो गया। दूसरा रीजन आप देख पा रहे हो कि जो सैचुरेशन रीजन है, अगर उसको आप कंपेयर करो कल प्रीवियस केस से, प्रीवियस मतलब कॉमन बेस से। सो कॉमन बेस के अंदर जो सैचुरेशन हमें मिला था वो ग्राफ के बिल्कुल दूसरे साइड मिला था। इट मीन्स नेगेटिव वाले हिस्से में मिला था। सैचुरेशन रीजन हमें यहाँ मिला करता था। ठीक है, इसके अंदर हमें सैचुरेशन रीजन कहाँ मिल रहा है? आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा पॉजिटिव में ही है। ये सैचुरेशन रीजन हमारा, और ये सैचुरेशन रीजन हमें वीसीई की सेम उसी रेंज के लिए मिल रहा है। इट मींस वीसीई का साइन हमने चेंज नहीं किया है, केवल मैग्नीट्यूड कम हुआ है। एक्टिव रीजन के अंदर वीसीई पॉजिटिव है बट उसकी वैल्यू ज्यादा है, और सैचुरेशन रीजन में वीसीई पॉजिटिव ही है लेकिन उसकी जो रेंज है वो काफी कम है। तो वीसीई की कम वैल्यू के लिए हमें सैचुरेशन क्यों मिल रहा है यहाँ पे? तो इसको समझने के लिए आप फिर से ये चीज देखो, इसको समझने के लिए फिर से इसे समझो। एन, पी और एन है, ठीक है। ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास इमीटर है, और ये हमारे पास कलेक्टर है। अभी वीसीई को हमने एज इट इज रखा हुआ है, और लेकिन उसका मैग्नीट्यूड काफी कम कर दिया है। तो उसका मैग्नीट्यूड जब हम काफी कम कर देंगे तो देखो, ये जो डायोड हमें गिवन है ये एन टाइप है, ठीक है। इसको एन का सिंबल बना लेते हैं। ये पी टाइप है, और ये दोनों डायोड इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। ये हमारा है रिवर्स बायस में और ये हमारा है फॉरवर्ड बायस में फिलहाल, ठीक है। उस कंडीशन के लिए आप देखो एक बार कि इसको फॉरवर्ड बायस पे रखने के लिए इसका जो पी पार्ट है वो हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए। अभी इसका पी पार्ट किससे कनेक्टेड है? बी से। तो सपोज हमने बी को क्या मान लिया? पॉजिटिव मान लिया। या फिर आप डायरेक्टली उस इक्वेशन से भी समझ सकते हैं जो अपन को मिली थी कहाँ पर। वेट, इसको ऐसे समझाने की बजाय आप इसको ऐसे समझिए कि वीसीई की वैल्यू हमें किसके बराबर मिली थी? वीसीबी प्लस वीबीई,
ठीक है। तो यहाँ से VCB की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपके पास, VCE माइनस VBE के बराबर आ जाएगी। सो VCEB की वैल्यू जब हमारे पास ये है, इस कंडीशन में जो डायोड हमें मिल रहा था, C और B के बीच का डायोड की बात हो रही है, और C और B के बीच का डायोड कौन सा है, ये बी था, ये सी, इस डायोड की बात हो रही है ना। VCB के बीच का पोटेंशियल कौन डिसाइड कर रहा है, डायोड D2 को, D2 के डायोड की डिसाइड हो रहा है। और ये इक्वेशन हमने जब लिखी थी तो उस टाइम हमने क्या माना था कि D2 कैसा है, रिवर्स बायस में है। तो ये रिवर्स बायस में VCB की वैल्यू आपको इस मैग्नीट्यूड के बराबर मिल रही है। ऑल्सो इस कंडीशन में हमने देखा था कि जो VCE है वो उसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, क्योंकि ये जब हम बात कर रहे हैं कि D2 रिवर्स बायस में है और ये फॉरवर्ड बायस में है। सो ग्राफ से पता चल रहा है कि ये VCE की बहुत हाई रेंज के लिए हमको मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत हाई रेंज का मतलब क्या है, VCE की वैल्यू VB, क्योंकि अगर आप ग्राफ देखें, ये देखो एक बार इस ग्राफ में देखो एक्टिव रीजन आपको कहाँ मिल रहा है, एक्टिव रीजन आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबी चौड़ी रेंज के लिए मिल रहा है, और ये लंबी चौड़ी रेंज किसकी है, VCE की है। तो इसका मतलब VCE की बहुत ज्यादा वैल्यूज है, तब आपको क्या मिल रहा है, एक्टिव रीजन मिल रहा है। और एक्टिव रीजन में आप जानते हो डायोड D2 कैसा होता है, रिवर्स बायस होता है, ये रिवर्स बायस है। इट मीन्स VCE की हायर वैल्यूज के लिए आपको डायोड D2 कैसा मिल रहा है, रिवर्स बायस मिल रहा है। तो हायर वैल्यूज को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे VCE की वैल्यू VBE से ज्यादा है, उस कंडीशन में D2 आपका कैसा है, रिवर्स बायस है, ठीक है। और VCB आपको कैसा मिलेगा, VCB आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि VCE ज्यादा है। अगर हमने VCE को वैल्यू घटाते गए, सपोज हमने VCE को डिक्रीज कर दिया, तो इसको जब कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे और कम करेंगे, तो एक टाइम सपोज ऐसा आता है जब VCE है तो पॉजिटिव, बट उसका मैग्नीट्यूड इतना कम हो जाए, किससे कम हो जाए, VBE से भी कम हो जाए। अगर VBE से भी कम हो गया तो उस कंडीशन में ये आपके पास सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, और आपको जो VCB है जिसकी वैल्यू क्या है, VCE माइनस VBE, ये वैल्यू आपको कैसी मिल जाएगी, नेगेटिव मिल जाएगी। और ये नेगेटिव आपको अगर एक बार मिल गई तो डायोड D2 आपका कैसा चला जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब VCB की डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी तो डायोड का बायसिंग भी ऑपोजिट हो जाती है। तो इस कंडीशन में आपको VCB कैसा मिल जाए, सॉरी डायोड D2 कैसा मिल जाएगा, फॉरवर्ड। और दोनों फॉरवर्ड जब हो जाते हैं तो हम कहते हैं सैचुरेशन आ गया। तो ये सैचुरेशन रीजन की कंडीशन है कि दोनों ही जंक्शन कैसे हो जाएंगे, आपके पास फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज और देखो, हाँ, ये बीटा DC अपन को मिल चुका था 49। अब यहाँ पर देखो रिलेशन IE हमें पता है IC प्लस IB होता है, ठीक है। लेकिन हमने देखा है कि जो IC करंट होती है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अपन ने देखा है कि जो IC करंट होती है वो दो फैक्टर से मिलकर बनी होती है। एक तो जो IE करंट इमीटर से आ रही होती है, और एक अगर IE इमीटर से नहीं आ रही होती है तो लीकेज करंट होती है। अब लीकेज करंट क्या होती है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझा रखा है। सो IC दोनों वजह से मिलती है अपन को, तो यहाँ पर जो करंट मिलती है अपन को अल्फा DC टाइम्स IE, ठीक है। तो वो क्योंकि हमको पता है कि जो अल्फा होता है वो कितना होता है, IC अपॉन IE। तो यहाँ से IC की वैल्यू कितनी आ जाती है, अल्फा टाइम्स IE। तो IC की वैल्यू हम लिख सकते हैं ये वाली, और प्लस लीकेज करंट तो होती है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है। यहाँ पर IE की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी ये, और लेफ्ट हैंड साइड में IC है, IC वाले टर्म को एक साइड ले लेते हैं, रिमेनिंग टर्म को एक साइड छोड़ देते हैं, तो IC की वैल्यू हमको मिल जाएगी ये। अब ये वैल्यू अभी अभी अपन ने निकाली है, क्या मिल रही है हमें, बीटा के टर्म्स में मिल रही है। तो इस बार जो आउटपुट करंट हमें मिल रही है वो इनपुट का कुछ एम्पलीफाइड पार्ट तो मिल ही रहा है, साथ में एक्स्ट्रा करंट मिल रही है। अगेन ये करंट भी क्या है, हमारे कंडीशन में लीकेज करंट है, तो इस बार हमें लीकेज करंट अलग मिल रही है प्रीवियस के केस में। तो ये जो बीटा प्लस 1 CO है, इसको कई बार डिनोट किया जाता है ICEO से, क्योंकि ये आपको बताता है कि जब इनपुट से कोई करंट नहीं मिल रही होगी, जब इनपुट से कोई करंट नहीं मिल रही होगी, उस वक्त भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से थोड़ी बहुत करंट हमें आउटपुट पे मिल जाती है, जिसे हम लीकेज करंट कहते हैं। और वो करंट इस कंडीशन में कहाँ से कहाँ मिलेगी, हमें कलेक्टर से इमिटर मिलेगी, क्योंकि इस वक्त इनपुट करंट क्या है, बेस करंट है। तो बेस टर्मिनल को हम ओपन कर देंगे, बेस टर्मिनल क्या हो जाएगा, ओपन कर देंगे, तो हमें बेस में कोई करंट नहीं मिलेगी। तो जो रिमेनिंग करंट मिलेगी वो सिर्फ कौन से जंक्शन पे मिलेगी, कलेक्टर और इमीटर के जंक्शन पे मिलेगी। इस वजह से यहाँ पर लिखा है कलेक्टर टू इमीटर लीकेज करंट या संग्राहक उत्सर्जित क्षरण धारा, ठीक है। तो IC का एक्सप्रेशन में यहाँ पर ये रिलेशन भी हमें मिल जाता है। बस ये था कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन।